हेलो टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग बिगिन करते हैं हमारे इस चैप्टर से। तो एटम्स स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको एक प्रीव्यू दूं कि एटम्स की डिस्कवरी से पहले क्या हुआ था। सो एटम की डिस्कवरी भी एक बार में ही नहीं हो पाई थी कि एटम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। नहीं, बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आई थी, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। फिर उसके बाद हमें कंक्लूजन में रियलिटी पता चली कि न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और बाहर अलग अलग शेल्स में या अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। तो ये डिस्कवरी होने से पहले हमारे पास कुछ और थ्योरीज थी जो दी गई थी महर्षि कन्नड़ ने, और इनने हमें ये बताया था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको ये परमाणु बोलते हैं, परमाणु मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स, ये एग्जिस्ट करते थे कंबाइंड फॉर्म में, जिससे हमें मैटर के बारे में अलग अलग फॉर्म्स पता चलते थे। बट ये थ्योरी उनकी डिस्कार्ड हो गई क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे एंड किसी ने इस थ्योरी के अगेंस्ट, मतलब इस थ्योरी के कॉन्ट्रास्ट में भी एक थ्योरी प्रूव कर दी थी। वहीं पे अगर हम बात करें एक ग्रीक फिलोसोफर की, डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस, तो इनने हमें ये बताया कि जब हम मैटर को डिवाइड करते जाए, मैटर क्या है, हमारे आसपास सब चीजें मैटर है, तो जब हम उनको डिवाइड करते जाएं एक चीज, एक स्टेज ऐसी ऑब्टेन होगी कि फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब उसके आगे चीजें डिवाइड नहीं हो पाएंगी एंड फिर फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो डेमोक्रिटस ने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जिसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है उनको नेम करा एटम्स। मतलब क्या कि इनडिविजिबल, एटम का मतलब ही होता है ग्रीक में इनडिविजिबल, मतलब इसके आगे उनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्बिनेशन हुए, केमिकल कॉम्बिनेशन हुए, तो उसका भी एक लॉ हमारे पास आया जिसको लेवॉइजर ने दिया, और उनने ये बोला कि सब केमिकल साइंसेस में जो भी इस्टेब्लिश हुई हैं, दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज फॉलो होते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इनने हमें दिया, और इनने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में सिंपली ये बताया कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब मास हम बना भी नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते एक केमिकल रिएक्शन में। जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास उसके प्रोडक्ट्स का भी होगा। तो एक केमिकल रिएक्शन में मास में कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब क्या कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब TMR इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब TMP। सो TMR इज इक्वल्स टू TMP। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, और इसी चीज के चलते हुए हम करते हैं क्लास 9 क्लास 8 सब में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। तो तभी total mass of reactants is equals to total mass of products, and balancing जो हम करते हैं वो भी इसी के लॉ को फॉलो करते हुए होती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूं अब कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब ये दोनों चीजें कंबाइन हुई तो हमें प्रोडक्ट्स में सोडियम इथेनोइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और वाटर मिला। अब एक्सपेरिमेंट में 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज करा था, जिसको हमने रिएक्ट करा 6 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड से। मतलब हमारे रिएक्टेंट्स में क्या था, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, जिसमें हमने क्या यूज करा था, 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 6 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड। तो हमारे रिएक्टेंट्स में ये था। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की, तो हमारे प्रोडक्ट्स में क्या बना, सोडियम इथेनोइड जो बना 8.2 ग्राम्स का, इसके साथ साथ बना 2.2 ग्राम्स का कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी वो 2.2 ग्राम्स की बनी, और पानी बना 0.9 ग्राम्स का, पानी बना 0.9 ग्राम्स का। तो हमें इसमें, इस इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में ये शो करना है कि ये पूरी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो अगर हम अपने
TMR देखें, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखें तो ये है 11.3 ग्राम्स, है ना। और वहीं पे अगर हम देखें हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब TMP देखें तो ये भी है 8.2 प्लस 2.2 कितना होगा 10.4 और 10.4 प्लस 0.9। तो यहाँ पे जब हमने इन सबको ऐड करा तो यहाँ पे भी 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 तो यहाँ पे भी 11.3 ग्राम्स और यहाँ पे भी 5.3 प्लस 6 विच इज 11.3 ग्राम्स। तो क्या हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट हुआ, मतलब क्या TMR इज इक्वल्स टू TMP हुआ? सो यस, क्योंकि यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स इतने ही मास के थे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स इतने ही मास के थे, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो गया। अब अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का, वो लॉ ऐसा बोलता है कि जब मैनी कंपाउंड्स कंपोज हुए थे टू और मोर एलिमेंट से, मतलब जैसे पानी है H2O है तो इसमें दो एलिमेंट्स आए हाइड्रोजन और वाटर, तो ऐसे कंपाउंड्स की जो प्रपोर्शन होती है वो एलिमेंट में इक्वल होती है। मतलब क्या कि ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब पानी कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक H2O है और एक HO है, नहीं, हमेशा हाइड्रोजन के साइड में हमें 2 दिखा हुआ दिखेगा, पानी होता ही H2O है, हमें हाइड्रोजन डबल ही दिखेगा एंड हमें ऑक्सीजन हमेशा सिंगल दिखेगा, वहीं पे आपको कभी भी HO नहीं दिखेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंपाउंड केम फ्रॉम हु प्रिपेयर्ड इट, हमेशा एवरीवेयर कॉन्स्टेंटली हमें H2O ही दिखेगा पानी। मतलब क्या कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। अगर हम उनके मास की बात करें तो वो एलिमेंट्स में डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है उन सब्सटेंसेस की। जैसे पानी ग्लोबली हमें H2O के फॉर्म में ही दिखेगा, उसमें जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन की वो 2 ही रहेगी एंड ऑक्सीजन की 1 ही रहेगी। वहीं पे अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की NaCl की तो वो Na की भी 1 रहेगी, Cl की भी 1 रहेगी, भले आप यहाँ पे देखो या भले आप कहीं और देखो। सो एनीवेयर वेयर एवर इट इज प्रिपेयर्ड वो हमेशा हमें सेम ही मिलेगी इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये थे हमारे 2 लॉज जिसने हमें हमारे एटम्स के बारे में बताया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे D8T पर, मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड इस थ्योरी के बाद हमारा एटम्स का जो विजुअल था वो और ज्यादा क्लियर हो गया, एटम्स की डिस्कवरी और ज्यादा क्लियर हो गई। इसमें हमें ये बताया गया कि डाल्टन जी जो थे इनने प्रेजेंट किया एटॉमिक थ्योरी और इनने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। इनने उस एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन्स निकाले और वो ये थे, ये 6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो इनडिविजिबल होते हैं। अब एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो एटम्स होते हैं ये ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स of a given element are identical in mass and chemical properties। अब अगर हम बात करें एक एलिमेंट की, एलिमेंट मैंने लिया Mg, है ना, मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम के जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स की इंडिविजुअली भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी और उनका मास भी सेम रहेगा। तो इसी से हमारी एटम की जो डिस्कवरी थी वो और ज्यादा क्लैरिफाई होने लगी थी। Atoms of different elements have different masses and chemical properties। तो वहीं पे अगर हम बात करें Mg की और Al की, एक होता है 12, एक होता है 13, तो इन दोनों में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी और इन दोनों के जो मासेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। उसके बाद हमें पता चला कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब ये जब रिएक्ट करते हैं ये होल नंबर्स के फॉर्म में ही रिएक्ट करते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 35.368, नहीं, हमेशा हमें एक राउंड ऑफ नंबर, एक अच्छा होल नंबर ही देखने को मिलता है। अब द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड्स। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली चीज यहाँ पे वापस बोली गई है कि
जो रिलेटिव नंबर होता है एटम में वो कांस्टेंट होता है एक गिवन कंपाउंड में। तो इनकी थ्योरी के बाद हमें एटम्स के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गई एंड जो हम आज पढ़ते हैं एटम्स वो लास्ट थ्योरी इनकी ही थी। तो एटम्स के बारे में हमें ये पता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट ले लो, पोटेशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो होगा एटम। इसके बाद दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मे और मे नॉट, बट ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में ये फिक्स से पार्ट लेते हैं। और जो रेडियस होता है एक एटम का, मतलब एक एटम की जो साइज जिससे हमें उसका सर्कमफेरेंस पता चलेगा वो नैनोमीटर्स में होता है, मतलब मीटर्स का भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड प्रोपोर्शन में होता है। तो ये बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं जो हमें नेकेड आईज से नहीं दिखते हैं। अब एटम्स को लर्न करने के हमारे पास सिंबल्स हैं और ये डिस्कवर हुए थे एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे सब साइंटिस्ट ने कंबाइन होके नाम दे दिया था, एक स्टैंप लगा दी थी कि हाँ इस एलिमेंट को हम इसी नाम से बुलाएंगे। अब यहाँ पे कैच क्या है कि इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल है एंड जो साइड वाला अल्फाबेट है वो हमेशा स्मॉल है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम हमेशा Ca है, C और A कैपिटल में नहीं है। वहीं पे ऐसे सब एलिमेंट्स को नेम किया हुआ एंड उनको रिप्रेजेंट किया हुआ बाय सिंबल्स। तो अगर हम थोड़ा सा एक ऊपर से देखें तो कॉपर को Cu, गोल्ड को Au, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O। तो ऐसे अलग अलग नेम्स, ऐसे अलग अलग सिंबल्स हमारे एटम्स को मिले। वहीं पे अब हम अगर नेक्स्ट बात करें एटॉमिक मास की, तो एक एटम का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास होगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम AMU, मतलब एटॉमिक मास, या इसको हम सिर्फ U से भी बोलते हैं। तो एक AMU 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 एटम होगा। तो जो कार्बन एटम है उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, मतलब इनका एटॉमिक नंबर 12 है, 13 है, 14 है। तो जो 12 वाला एटॉमिक नंबर का जो कार्बन का एटम है, आइसोटोप है, उसको हमने चूज करके एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिया और 1 AMU मतलब 1 atomic mass is equals to 1/12 mass of C12 atom, मतलब कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसका 1/12 इस चीज को स्टैंडर्ड बना दिया। अब हमारे पास पार्ट है मॉलिक्यूल्स का जो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए एंड ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।